हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा सारे एग्जाम्स जो होंगे ना वो हम आपको बताएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आगे से। अभी तक हमने मतलब बेसिकली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि संविधान का निर्माण क्या हुआ, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या था। तो कल तक हमने पढ़ लिया 1935 का जो भारतीय अधिनियम था वो पढ़ लिया। इसके बाद जो आखिरी अधिनियम आया था वो आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, इसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1947, मतलब 30 जून को ही जो भारत को आजादी दे देंगे, ऐसी बात हुई थी। 30 जून की बात हुई थी, देखिए। और कौन थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के? क्लेमेंट एटली। ठीक है, याद रखना। हालांकि ये कभी पूछा उछेगा नहीं, लेकिन अब तो एक ही प्राइम मिनिस्टर पूछता है अगर कोई सवाल आता है, तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब ब्रिटेन उटेन का कोई नहीं पूछता। जैसे ही जैसे ही ये बात उठी कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, तो बात थी भारत को स्वतंत्रता देने की, लेकिन वहीं पर जिन्ना साहब थे जो जिन का काम कर रहे थे, उनको लगा भारत को स्वतंत्र तो करोगे आप, तो क्या हम भारत में ही रहेंगे, हमें तो अलग देश चाहिए। वही मांग उठ गई पाकिस्तान की। तो इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। आपने एक मूवी देखी होगी, द बंगाल फाइल, अभी आई थी। बंगाल फाइल देखी आपने? देखा करिए, एक मूवी अभी आई थी। पहले तो द कश्मीर फाइल देखिएगा, फिर देखिएगा बंगाल फाइल, फिर समझ में आएगा कि उस पर हुआ क्या था। जरूर देखिएगा। तो इन्होंने मांग कर दी कि नहीं भाई, आजाद बाद में करना, पहले हमें दो देश बनाओ, दो देशों को फिर अलग अलग आजाद करो। ठीक है, तो फिर 3 जून को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भारत की संविधान सभा, जिसका गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा बन गई थी, संविधान बनने लगा था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान बना नहीं था। पाकिस्तान के जो लोग थे वो भी संविधान सभा में एज अ सांसद काम कर रहे थे, और काम कर रहे थे और आराम से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बात आई कि देश को अलग करना है, तो जैसे ही अलग करने की बात आई तो हुआ क्या, उन्होंने बोला कि पहले पाकिस्तान बनाओ, उसके बाद आप अलग करना। फिर उन्होंने बोला ठीक है, जो संविधान आपने बना लिया है वो संविधान पाकिस्तान पे लागू नहीं होगा, उन्होंने बोला। क्योंकि अब जब पाकिस्तान बने ही जाएगा तो वो अपना अलग संविधान बनाएंगे, वो क्यों इस संविधान को मानेंगे जो हिंदुस्तान में बना है। ठीक है, अब आइए, 3 जून को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून को माउंटबेटन थे, उन्होंने, ये लास्ट वायसराय थे भारत के, है ना, लास्ट वायसराय। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को 1947 में 1947 15 अगस्त को अलग अलग देश बना दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान, और दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जब इस योजना को जिन्ना साहब ने पढ़ा और गांधी जी ने पढ़ा या कांग्रेस ने पढ़ा, तो दोनों मान गए कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये सही था कि गलत था, आपको क्या लगता है? दो भागों में बंटना ठीक था, नहीं ठीक था? चलिए, अब पढ़ते हैं कि 1947 के एक्ट में क्या लिखा था। कुछ तो लिखा होगा उन्होंने। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस अधिनियम ने भारत के विभाजन तथा भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमेनियन डोमेनियन की बात की गई थी, स्थापना का प्रावधान किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। अब ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मंडल क्या होता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, देखिए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ये था कि उस समय पर ब्रिटेन के पास सबसे अच्छी आर्मी थी और नेवी थी। मतलब वो चाह लेते तो कहीं भी नेवी के माध्यम से जा करके आराम से हमला कर सकते थे और उसको अपना वो गुलाम बना सकते थे। तो कुल मिला के लगभग 60 से 70 देश ऐसे थे उस समय पर, कब, 1900 के आसपास, जिन देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। अब गुलाम बनाने के बाद ये क्या करते थे, वहां से सारी धन संपदा पैसा रुपया सब लेके कहाँ जाते थे, अपने वहां लेके चले जाते थे।
और बाद में बोलते थे देखो यार कुछ भी हो, हमने आपको मारा, हमने आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली, हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आप हो तो हमारे भाई। तो बोलते एक काम करो, हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आप सब ऐड रहो, लेकिन उसका सुप्रीम हम ही रहेंगे, क्योंकि हम ही ने मारा पीटा है आपको, हम ही ने आपका पैसा चुराया है, तो सुप्रीम हम ही रहेंगे आपका। इसका मतलब आपके देश का जो सबसे सुप्रीम लीडर होगा कौन होगा? ताज, मतलब क्राउन। तो लेकिन इसमें बोला गया कि आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मत ऐड हो। उसी को बोला जाता है राष्ट्रमंडल। कहाँ गया? राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। अभी भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, पता है आपको? भारत में इसका हुआ था 2010 में शायद हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। मतलब उन 60 देशों का समूह है ये राष्ट्रमंडल, जिसपे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हम हैं, पाकिस्तान भी है, ऐसे करके सारे देश हैं उसमें। कभी आप इसके बारे में पढ़िएगा, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं हर 4 साल में होता है। तो इससे याद आया कुछ? ओलंपिक्स अलग होता है, ओलंपिक्स अलग है। राष्ट्रमंडल मतलब यही ब्रिटिश के जो गुलामी लोग थे ना, 60 लोग, ये सारे मिलके खेलते हैं। इनकी वो भी होती है, आपको बता दो, संसद के जितने हमारे सदस्य, हमारे संसद के जो वो हैं स्पीकर, वैसे ही जितने 60 देश हैं उन सभी के संसद के स्पीकर सब एक जगह मिलते हैं और मजे लूटते हैं, समोसे खाते हैं, यार अच्छा गुलाम बनाया आपने। ये राष्ट्रमंडल है। लेकिन हमने बोला हम आपके ग्रुप में रहेंगे, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम रहेंगे, लेकिन हम एडमिन को, जो ग्रुप का एडमिन है, उसे भगवान नहीं मानेंगे, उसे एक सामान्य व्यक्ति मानेंगे। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं। बोले ठीक है। बोला नहीं, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दे दिया कि अलग होना चाहो अलग हो जाओ, साथ में रहो तो साथ में रहो। इस अधिनियम ने क्या किया? वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, वायसराय जो था समाप्त कर दिया, और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया। दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए बोला गया कि जब तक ये इनके यहाँ चुनाव नहीं हो जाते तब तक इनको एक गवर्नर जनरल दे के रखो, ताकि वो देश में वो दिक्कत ना हो, कुछ तो वो काम करे। नहीं, वो तो जरूरी भी होता है। अचानक से आप चलो ठीक है गुलाम ही बनाए थे, मान लो अचानक से चले जाते, जैसे कि अभी क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, जो बाइडन थे उन्होंने लगभग 10 से 15 साल तक अफगानिस्तान में अपनी सेना को रखे थे, ताकि अफगानिस्तान में ठीक ठाक मामला बना रहे। अचानक से बाइडन आए और बाइडन ने बोला अपनी सेना को तुरंत बुला लिया। अब तुरंत बुलाया, काम तो सही था भाई, अब किसी देश में क्यों गए वो, लेकिन जैसे ही आपने उनको हटाया अपनी सेना को, तो नुकसान किसका हुआ? वहां के आम लोगों का, क्योंकि वहां पे तुरंत आतंकवादी अपना फन लेके खड़े हो गए। अगर आपको जाना ही था तो आप धीरे धीरे पावर दे के जाते, चुनाव करवाते कि अच्छा कौन आना चाहता है, आप आओ, आप करोगे, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोविजन होता है, तो ये प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, है ना। गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति थी डोमेनियन मंत्रिमंडल की सलाह पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। जो जनरल था जिसको उन्होंने चुना था, वो मतलब हमारा ही जो मंत्रिमंडल था, जो हमारा नेहरू जी वाला मंत्रिमंडल था, वो लोग बताएंगे कि हमें कौन चाहिए। और नेहरू जी की खास इंटरेस्ट पता है किसमें था? माउंट बेटन की एक सुंदर सी वाइफ थी, उन पे ज्यादा इंटरेस्ट था उनका। तो इन्होंने डायरेक्ट बोला कि माउंट बेटन को रोक लो, क्योंकि उनके रहने से उनका खास, ठीक है। तो अब वो रुक भी गई, क्योंकि भाई ठीक है मामला हमारा चलता रहे जितने साल, वो तो और चाह रहे थे नेहरू जी की 2-4 साल और देश आजाद नहीं हो, तो माउंट बेटन साहब रहे आए, तो उनका घर परिवार चलता रहे। हुआ क्या था, नेहरू जी की जो वाइफ थी वो काफी कम उम्र में गुजर गई थी, तो नेहरू जी काफी स्मार्ट टाइप के नेता थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको उनके संबंध जल्दी बनते थे। चलिए, ब्रिटेन की सरकार की भारत या पाकिस्तान की सरकारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब ब्रिटेन की सरकार जो वहां जिम्मेदारी लेके बैठी थी, बोली अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने आपको बोल दिया अपना नेता चुन लो, अपना संविधान बना लो, अपना अलग देश बना लो, गवर्नर जनरल हमने इसलिए दे दिया है ताकि आपके देश में अराजकता ना हो जाए, कोई अराजकता ना हो जाए, है ना। इसने ये भी बोल दिया कि दोनों भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी संविधान सभा बनाओ, जैसे सांसद बनाओ, और अपना अपना कानून बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान का मन हो कि वापस से गुलाम होना है तो बोल देगी नहीं हम स्वतंत्रता अधिनियम नहीं मानते, हमको फिर से गुलाम होना है। भारत को लगे नहीं यार हमको स्वतंत्र नहीं होना है, तो आप एक एक्ट पारित कर दो कि ब्रिटिश हमारे हमको और गुलाम रखे, मतलब पावर पूरी दे दी। उसके बाद बता दिया कि उन 15 अगस्त 1947 के बाद, जैसे आपने देखा कितने सारे एक्ट बने थे, 1892 का बना, फिर 1813, 1857, ऐसे करके 1935 का भी लास्ट बना था, उसके बाद 1909 का बना था, 1919 का बना था, 1929 का बना था, कितने सारे बने। तो बोला गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों की स्वेच्छा है, मानना है तो मानो इनको, नहीं तो सारा रद्द कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं हमें।
इस अधिनियम ने भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को समाप्त कर दी। कब बना था, याद आया को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? 1858 में बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका पद समाप्त कर दिया। क्योंकि बनाया किसने था? कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ताज ने बनवाया था। उनके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को सौंप दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम को भारत में शामिल हो, इस अधिनियम में रियासतों को, इसी वजह से बड़ी दिक्कत हो गई वल्लभ भाई पटेल को। रियासतें कौन थी? जो नवाब ववाब छोटे मोटे जो राजा वजा थे, अपने आप को राजा मानते थे, तो वो उनको बोला गया देखो भाई आपकी मर्जी, आपको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, और चाहो तो स्वतंत्र देश बना लो आप। तो ये बोले यार ना पाकिस्तान ना इंडिया, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, खुद के देश के प्रेसिडेंट पावर सब हम ही रहेंगे। लेकिन इनका वो हो नहीं पाया क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी थे, है ना, ये पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने की या भारत में, तीनों को दे दिया। नए संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम के तहत संविधान में प्रावधान किया गया। बोला गया कि जब तक नया संविधान आपका तैयार नहीं हो जाता तब तक देश कैसे चलेगा भाई, कोई तो संविधान होना चाहिए। तो बोला गया कि तब तक ये 1935 वाला है ना, इसको आप चलाओ, क्योंकि वो भी काफी अच्छा था। ये ब्रिटिश सम्राट से विधेयकों को वीटो करने की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति छीन ली। वीटो क्या होता है? सपोज करो कि यहाँ का मंत्रिमंडल है, उस सबने एक बात इकट्ठी कुछ मान ली कि ऐसा करना है, और लास्ट जाएगा किसके पास पावर, मतलब फाइनल सिग्नेचर किसके पास होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, संसद के पास। तो उन्होंने, उनके पास एक शक्ति थी वीटो। वीटो का मतलब होता है एक साइन कर दो तो चाहे जितना आपने डिस्कशन किया है, जितना कुछ भी हो, सारा कैंसिल हो जाएगा। वीटो उसको बोलते हैं, वीटो पावर। तो वो शक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी वो छीन ली गई उससे, कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान कर दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल तो नाम मात्र का था। हाँ, ब्रिटिश सम्राट की उपाधि, वहां का जो सम्राट था उसकी उपाधि में लिखा होता था, क्या लिखा होता था? हाँ, भारत का सम्राट, न्यूजीलैंड का सम्राट, सारे सम्राट की उपाधि थी उसमें। मतलब 60 देशों का सम्राट था वो, अपने आप को मानते थे। तो बोला गया भारत के तो नहीं हो तुम, बाकी ये रहो, मतलब नहीं है। भारत का सम्राट की उपाधि हटा दी ब्रिटेन ने। ठीक है। अब देखो हटा दी से क्या फर्क पड़ता है, एक बात बताओ, इतने अरबों खरबों पता नहीं कितना लूट के तो चले गए, अब हटा दो चाहे रखे रहो, हम तो खत्म हो गए ना। तो कोई मतलब की नहीं है सब चीजें। हाँ, एक चीज और, ये जो सिविल सर्वेंट थे जिनको किसने नियुक्त किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड ने किया था। उनको बोला गया कि अब जो नए, देखो पहले के जो सिविल सर्वेंट थे वो किसके लिए काम करते थे? क्या देश की जनता के लिए? भाई वो तो उनके हिसाब से, बल्कि वो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। जो देश के लोकल, उनको लूट के पैसा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। टैक्स इकट्ठा करते थे, मार मार के कचूमर बना देते थे, और उनको सारा पैसा ब्रिटिश को भेज देते। तो उनको ट्रेंड कैसे किया? उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। तो लंदन के हिसाब से उनको बिल्कुल सारी सुख सुविधाएं दी गई थी, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी जमीनें, खूब सैलरी, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा उठाए। अब जैसे देश आजाद हो, सिविल सर्वेंट बोले यार हमारे तो खत्म हो जाएगा। तो फिर बोला गया कि जिसको हमने नियुक्त किया है इनको वही सैलरी वही सुविधा आपको देनी पड़ेगी, जब तक कि ये मर ना जाए, रिटायर ना हो जाए। ये हो गया लफड़ा। तो बोला कि उनके सभी लोक सेवा प्राप्त होते रहेंगे। चलो हमने झेला किस तरीके से, क्या करें। इस चीज से पता है दिक्कत किसको हुई? इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी आई तो पता है उन्होंने क्या किया? जो कलेक्टर आज आप देखते हो ना, अब ज्यादा पावरफुल नहीं बचे हैं, बहुत पावरफुल है आई नो, लेकिन उतने नहीं है जितने तब थे। इंदिरा गांधी ने कलेक्टर के कई सारे पर कतर लिए, उन्होंने कई सारे पर कतर लिए कलेक्टर के। अब आप देखते हो मतलब लाल लाल बत्ती का सिस्टम ही लगभग खत्म हो रहा है। हालांकि कुछ लोग लगाए फिरते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया है। और आने वाले समय में ये जंजी रहे ना, तो ये पता नहीं क्या क्या खत्म कर देंगे। और सही भी है। ये देखो 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को ब्रिटिश सरकार शासन समाप्त हो गया और सत्ता भारत पाकिस्तान को सौंप दी गई, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू जी ज्यादा इनसे खुश रहते थे। इनसे क्या, इनके घर वालों से ज्यादा खुश रहते थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कई बार एग्जाम में सी राजा गोपालाचारी का नाम आता है, सी राजा गोपालाचारी का नाम आता है, वो नहीं है। आंसर इसका होगा लॉर्ड बेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? नेहरू जी। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत कब हुआ था हमारा? 15 अगस्त। लेकिन तब तक आपको पता होना चाहिए चुनाव नहीं हुआ था।
चुनाव हुआ था क्या? नहीं। अभी तो देश आजाद हुआ है, अब धीरे धीरे संविधान बनेगा और संविधान के तहत चुनाव होगा, है ना। चुनाव के लिए भी तो कुछ नियम कायदे होने चाहिए, संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। तो अभी बस इनको प्रधानमंत्री इसलिए बना दिया गया क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे उस जमाने में और बहुत बड़े नेता थे। वल्लभ भाई पटेल को। हाँ देखिए, जो लोग बोलते हैं वो किस तर्क से बोलते हैं ये भी तो मायने रखता है। कई लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पे कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर इसका सही सही निर्णय ले तो पहली बात तो आज 2026 में बैठकर मैं आज से लगभग 80 साल पहले क्या हो रहा था मैं उसका आंसर नहीं कर सकता, पहली बात तो ये। और चलो सोचूं भी कि चलो कुछ कोशिश करते हैं उस बारे में सोचने का कि उस समय पर क्या हुआ रहा होगा, तो कई सारे कारण होते हैं। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति की अभी अभी शादी हुई, उसकी मम्मी को उसने देखा वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, और उनकी वाइफ है, वो सब कुछ ठीक है उनका। अब एक चीज वो सोच सकता है क्या, मान लो उनकी एक पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की बीमा, लाइफ इंश्योरेंस का। अब वो दो चीज सोच सकते हैं, एक तो वो ये सोचेगा कि यार मम्मी बेचारी बीमार रहती हैं, मेरे जाने के बाद अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी माँ को सारा पैसा मिल जाए ताकि ये अच्छे से जी रहे। मेरी वाइफ का क्या है, वो तो हष्ट पुष्ट है, वो तो खा कमा लेंगी, तो मैंने मम्मी का नाम डाल दिया नॉमिनी में। लेकिन एक दूसरा समझदार व्यक्ति बोलेगा एक बात बताओ, आपकी मम्मी ऑलरेडी बीमार है, पढ़ी लिखी है नहीं, कल को तुमसे पहले उनको ही हो गया तो, या फिर चलो वो भी भूल जाओ, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी एलआईसी ऑफिस के चक्कर लगा सके, तो आपने उनका नाम लगा तो दिया बड़े अच्छे व्यक्ति बन के कि मैं था बेटा हूं। लेकिन अगर आप ये कहते कि अपनी वाइफ के नाम करते, तो वो इतनी समझदार तो है कि जहां रहेगी तो अपने माँ को भी उतना करेगी ही, भाई खाना पीना तो देगी ही। तो आप अगर वाइफ के नाम से करोगे तो लंबे समय की वो गारंटी मिलेगी आपको, वो जा भी पाएगी, एलआईसी ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वो चली भी जाएगी। लेकिन आपने माँ के नाम पे किया है तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, तो आपका पैसा तो वैसे भी बर्बाद हो जाना है। आप समझ रहे हो? तो ये वही वाले तर्क है कि वल्लभ भाई पटेल ऑलरेडी जिस उम्र में थे और उनको ऑलरेडी शारीरिक बहुत सारी बीमारियां चल रही थी, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सोचा जाएगा कि चलो जो प्रधानमंत्री बने। और एक चीज और, उस समय पर एक बात होती जब देश आजाद हुआ था तो देश में ऑलरेडी सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, सभी की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी, किसी को ये चाहिए किसी को वो चाहिए। ऐसे समय में मान लो आपने एक रिस्क ले लिया, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जो जिसका कभी भी तबीयत खराब हो सकता है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, तो देश में दोबारा क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। इस वजह से ये सोचा गया कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक ठाक हैं, बाकी जब ठीक ठाक है, अच्छा निर्णय लेते हैं। और रही बात तो वाइस प्रेसिडेंट तो उन्हीं को बनाया गया ना, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया कि ठीक है आप इस पद पे रहिए, और जो काम होता था वो मिलजुल के होता था, है ना। तो कुल मिला के मेरी समझ ये कहती है कि वो बात ये थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी एक दूसरे से जलते थे, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। वो सब अलग चीज है। मान लो ऐसा हो जाता प्रधानमंत्री बने साल, जैसे जिन्ना जिन्ना का क्या हुआ, अब एग्जाम्पल हो ना, जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के मुश्किल से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई थी, ये 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। पाकिस्तान की हालत आज अब देख रहे हो, 5 बार वहां का संविधान बन चुका है और बिगड़ चुका है, अब 6वीं बार तैयारी कर रहे हो, अब टुकड़ों में बट चुका, बांग्लादेश अलग बन गया, बलूचिस्तान कब बन जाए कुछ भरोसा नहीं है, सिंध कब अलग हो जाए भरोसा नहीं है, पीओके हमारा लेके रखे हम कब छीन ले भरोसा नहीं, तो देश क्या हुआ, खत्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि मैं ऐसा नहीं कहता वल्लभ भाई पटेल होते तो हमारा कुछ खराब होता, लेकिन शुरुआत में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो व्यक्ति चल सके, 10-15 साल जो अच्छे से देश को संभाल सके, देश के बारे में समझ सके, उसकी जरूरत थी। तो मुझे लगता है ये निर्णय सही लिया गया नेहरू जी को कि भाई साहब आप रहिए, और बाकी तो जो काम होता है वो सबके मिलजुल के होता है, ऐसा तो है नहीं कि केवल अकेले किसी ने कोई कानून बनाया है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही संविधान वो हुआ सभा गठित हुई थी, उसी को बना दिया गया, संसद बना दिया गया, जो संविधान सभा जहां बन रही, जो पुराना संसद है हमारा, पुरानी संसद पता है कैसी है? नहीं पता? अष्ट योगिनी मंदिर की तरह है वो, ऐसे करके गोल गोल पहले की संसद है, कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास कुछ होगा। अच्छा, वो जो मेरा फर्स्ट पेज है ना उस पर दिखी हुई संसद दिखती है उसमें, इस पे भी शायद दिखे, नहीं है, नहीं है। ये है वो माउंट बेटन, जिन पे कुछ खास इंटरेस्ट था हमारे नेहरू जी का। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपके ये सारी चीजें तो ठीक थे, सवाल पता है कहां से आते हैं, समझिएगा। द मेंबर ऑफ बोथ द इंटरिम गवर्नमेंट
1946 में देखो, अंतरिम गवर्नमेंट वो होती है जो जो कुछ समय के लिए बनती है, मतलब अस्थाई बोल सकते हैं उसको, लेकिन बनानी तो पड़ेगी। बिना सरकार के क्या होगा, हमने 4 तत्व पढ़े थे सरकार के, अगर सरकार ही नहीं होगी तो कैसे चलाओगे आप। तो इंतरिम गवर्नमेंट मतलब कुछ समय के लिए, क्योंकि 1946 में बनी और मुश्किल से 6 महीने बाद देश स्वतंत्र हो गया। एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी भी चुनाव इन दोनों में नहीं हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो आगे देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे उन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। तो दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर अंतरिम गवर्नमेंट की बात आती है, उसमें जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द, इनको क्या क्या मिला था, वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। कॉमनवेल्थ वही अपने जो ब्रिटिश के साथ मैंने बताया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। होम मिनिस्ट्री मिलना अपने आप में ये बताता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। जो लोग आपसे कहें ना कभी कि भाई साहब उनको बनना चाहिए, तो आप सोचो कि होम मिनिस्ट्री, अमित शाह को आप देखो, देश का मुझे लगता है मोदी के जितना पावरफुल है वो, है ना, सब पुलिस वुलिस उसी में, हर चीज उसमें आती है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी पावर होती है ये, है ना। तो ये दोनों बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। सरदार पटेल, सरदार, अभी देखो अभी ये और बढ़ेगा, अगली बार आएंगे ना तो होम मिनिस्ट्री में और चीजें आएंगी। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले क्या थे, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति कब बनेंगे ये, चुनाव के बाद 1952 में। अभी राष्ट्रपति नहीं, अभी इनको फूड एंड एग्रीकल्चर दे दिया गया। जॉन मथाई, ये एग्जाम में आएगा, जॉन मथाई, ठीक है। फिर जगजीवन राम, इसके बारे में चलिए अभी तो इसको छोड़िए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जगजीवन राम थे। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, ये पूछता है एग्जाम में, सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे देश के, सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद ये सारी चीजें ठीक है। एक चीज और मिलेगा आपको, आसफ अली, हाँ, सी राजगोपालाचारी, पहले क्या थे ये, एजुकेशन एंड आर्ट्स, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर पहले ये थे। और एक चीज और था, फाइनेंस, हाँ, फाइनेंस, पहले फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान, लेकिन आप ये कौन है लियाकत अली खान, ये पाकिस्तान चले गए थे। आप सोचो ये कब की बात कर रहा हूँ, 1946 की। 1946 में पाकिस्तान के लोग भी तो थे, पाकिस्तान के लोग भी तो थे। तो ये क्या, आधे लोग तो इसे ये अब्दुल रब्बर निस्तान, लियाकत अली, आसफ अली, ये सब छोड़ के चले जाएंगे, है ना, ये गजनफर ये चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे अपने अपने घर, ठीक है, सब चले जाएंगे। मुस्लिम में गदर मूवी देखी आपने, बस वही है, लाई पानी दीजिएगा। गदर मूवी, आप गदर 2 तो मैंने भी नहीं देखी, पता नहीं किस बनी है, लेकिन गदर, हाँ गदर नहीं थी, हाँ गदर मूवी थी, वो आप देखिएगा। वो 1947 में जब देश अचानक से आजाद हुआ ना, तब लोग अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। वो कहानी बड़ी विचलन कर देने वाली। कुछ किताबें अच्छी अच्छी रखी कर, आप चले गए थे जल्दी। अच्छा अच्छा, कोई बात। अब आप देखिए, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट ज्यादा पूछता है, इसके पहले वाला नहीं पूछता, क्योंकि आधे लोग चले गए, आधे लोग रह गए। अब आप देखिए, रियासतें, रियासतें वही 565 रियासतें, 565 जो रियासतें थी वो। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, विदेश कार्य एवं राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक अनुसंधान। जितने भारत में आईआईटीज वगैरह पुराने आईआईटीज हैं, सब किसने बनवाई, भाई साहब ने बनवाई है ना। जो आईआईटी से पढ़ लिख के लोग सोचो विदेशों में अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई सरकार पुराने सरकार की कभी वो करे ना, आलोचना करे, तो आलोचना हर सरकार की होती है, लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। अब वो इसलिए हो पाया क्योंकि नेहरू जी आए और लगभग 10-12 साल रहे। अगर नहीं रहते तो काहे की आईआईटी खोलते, भाई टाइम ही नहीं होता पता करने का। कुछ साल रहे, समझे, तब तो काम किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण और रियासत, रियासत याद रखना, क्योंकि इन्होंने ही घर, मतलब हर एक रियासत में जा जाके बात की, समझाया, नहीं समझे तो फिर पुलिस ऑपरेशन किया, ऐसे ऐसे करके किस तरीके से सारे देश को एक किया, है ना। नहीं तो आज आपको अगर अनूपपुर से हो सकता है जबलपुर जाना होता तो वीजा लगता आपको, भोपाल जाना होता तो पहले वीजा लगता, क्योंकि भोपाल के नवाब दे ही नहीं रहते। भोपाल के नवाब कौन थे, जो सैफ अली खान है ना, उसके बाप दादा, परदादा थे, वो नवाब थे वहां के। जब जमीन ही नहीं दे रहे थे, नहीं हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे, नहीं हम तो अलग देश बनाएंगे, तो कैसे होता। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के थे। और हाँ, इसके क्वेश्चन आएंगे आपको जो अभी हम पढ़ रहे हैं, याद रखना। दो चीज याद कर लो, पहला क्या, प्रधानमंत्री तो ठीक है, वो नॉर्मल सी चीज है। रियासत, रियासत और गृह मंत्रालय पहला हमारे उनके पास था। और जो पूछेगा वो पूछेगा जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन पहले। फिर पहला पूछेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा। इनकी एक बड़ी अच्छी बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेरे पास रखी हुई है किताब,
इंडिया विंस फ्रीडम रखा है, बहुत शानदार। और किताबें पढ़नी हो ना कभी, तो आज वैसे पढ़ा करिए जो इन्होंने खुद लिखी हो। इन ऊपर किसी ने लिखी वो तो अपने विचार थोपेगा, लेकिन अगर इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है ना, तो आपको सच्चाई पता चलेगी देश में हो क्या रहा था, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ये एग्जाम में आता है, पहले वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मतलब फाइनेंस, जैसे अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो पहले भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुखम चेत्ती। बस चेत्ती भी याद रख लोगे तो बहुत है, मैं ऐसे ही याद करता हूँ। अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जगजीवन राम तो ठीक है अपनी जगह। हाँ, राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, और क्या आ सकता है? किदवई वगैरह तो नहीं आएगा। गाडगिल, गाडगिल भी नहीं आएगा। यही थे जो थे, है ना। और दिखाता हूं आपको, प्रैक्टिस सेट आ गया, क्वेश्चंस आ गए। कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करिए। पहला, नहीं मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जो एग्जाम वाले हैं, और इस पे आंसर भी है, फिर तो कैसे करें? आंसर भी है इसमें। चलिए आंसर है तो रहने दें, बाकी क्योंकि आप, है ना, आंसर है। आप इसको घर, आपने ये पीडीएफ डाउनलोड किया? अच्छा, तो इसीलिए मैंने कहा था जल्दी मत जाया करिए, जब एक बार क्लास हो जाए ना तो मुझसे आप पूछ लीजिए। ये सारी पीडीएफ रखी हुई है आपके लिए है ये। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकालिए, और नहीं निकालना तो आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं, है ना। क्या क्या हो गया? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। अब थर्ड चैप्टर भी नहीं हुआ ना? हम अभी थर्ड कौन सा पढ़ रहे थे? थर्ड या वो सेकंड पढ़ रहे थे ना? सेकंड चैप्टर था ना वो। थर्ड में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म, थर्ड में, नहीं नहीं वो नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। फोर, चलिए अभी थर्ड मिल नहीं रहा तो हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। चलिए डॉग में है, फिर तो शायद ये भी नहीं हो। लेट्स सी। थर्ड अभी नहीं है, मैं आपको पहले फोर्थ पढ़ा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा फर्क है नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। इस पर लिख फिक नहीं सकते क्या? चलिए, चलिए तो स्टार्ट करें। संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे इसमें, कि हमारे संविधान में विशेषताएं क्या क्या हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये पढ़ लें, फिर बाकी आगे देख लेंगे। जब संविधान बना था
तो ये सोच के तो नहीं बनाया गया था कि अटल है, अचल है। ये बनाया गया था कि आज के हिसाब से ये चीजें हैं, काम करेंगे, और इन फ्यूचर अगर कुछ लगता है, जो संसद में लोग बैठेंगे उन्हें लगता है कि ये बदल देना चाहिए या कुछ नई चीजें ऐड करनी चाहिए या किसी चीज को हटा देनी चाहिए, तो आराम से उसे हटा सकते हैं, है ना। इसीलिए आर्टिकल 368 दिया गया है। अब देखिए, विशेष रूप से 7वां, 42वां, 44वां और 73वां, 74वां, ये सारे संविधान हैं। ये जो 3-4 नाम आप देख रहे हो, संशोधन का मतलब पता है क्या है? नहीं, संशोधन का मतलब आपको पता है क्या होता है? सुधार या बदलाव करना, है ना। तो बेसिकली सुधार ज्यादा सही है उसके लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, ये सारे जो संशोधन दिख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूरे संविधान के इतिहास में। इनकी वजह से संविधान अपने आप में पूरा बदल चुका है। सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि पूरे संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव किससे हुए हैं, तो 42वां। ठीक है, ध्यान रखो। मिनी संविधान बोला जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, लगभग पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। तो उसे क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। लिख लो इसको, मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और एक केस का नाम याद रखो, केशवानंद भारती वाद। एक केस बस याद रख लो, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद एक वो था, जैसे मंदिरों में बहुत बड़े पुजारियां होते हैं ना, पुजारी टाइप के लोग, वो था। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जब मिनी संविधान वगैरह हो गया ना, तो उसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, और इस केस की वजह से कुछ निर्णय दिए गए, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। मुझे भी नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान माना जाता है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनमें से सबसे लंबा संविधान भारत के संविधान को बोला जाता है, सबसे लंबा। उसके भी अपने रीजन है, उसके अपने रीजन। अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी इंटरव्यू वगैरह आपको देना पड़ जाए, या कभी किसी बहस का हिस्सा ले रहे हैं आप, तो आपको जवाब में ये देना है कि देखिए, संविधान लंबा है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा देश बड़ा कितना है, पहली बात तो ये। और देश बड़ा तो अपने आप में है ही है, कितनी भाषाएं हैं, कितने जनजाति जाति हर बटा हुआ, कितने धर्म हैं। अब अमेरिका, यूके, यहाँ एक ही धर्म है, ईसाई, एक ही भाषा बोलते हैं सारे। तो झंझट ही नहीं है कि तुमको हिंदी चाहिए, कि तुमको उर्दू चाहिए, कि क्या चाहिए, सारा कुछ एक है। धर्म भी एक है, तो उनको अलग से धर्म का चैप्टर ही नहीं लगाना है कि हिंदू मुस्लिम। तो कुल मिला के वहां पर लिखेंगे क्या, उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास इतना कुछ है कि ये किताब भी पतली पड़ रही है हमारे लिए। तो इसीलिए हमारा सबसे लंबा संविधान माना जाता है, कोई गलत भी नहीं है उसमें। और एक चीज और है, अब आप अमेरिका को, मैंने आपको साथ समझा था, अमेरिका में क्या है, सभी देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। तो हर देश का अपना अपना संविधान है। बस इतना बोले भाई साहब, आप कुछ मत करना, हम सब देश अपने आप में कंपिटेंट हैं, लेकिन आपको बस 3 चीजें करनी है। हमारी रक्षा करो, जाके विदेशों में घूमते फिरते रहो, और तीसरा दे दिया कि आप आर्मी वार्मी रखो। बस 3 से ज्यादा चौथा मत कुछ करना, बाकी सब हम कर लेंगे। तो जो लिखना था, सब राज्यों ने अपने अपने किताब लेके रखी, सब राज्यों की अपनी अपनी संविधान रखी है, हर राज्य अपना अपना रखा है। अब क्या होगा, जो मेन केंद्र में है वो 4-5 पन्ने का कुछ लिख देगा कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बस हो गया। उसको संविधान की जरूरत ही क्या है। लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हर राज्य के बारे में अलग से लिखना पड़ा। आपको याद होगा 2019 में जो जम्मू कश्मीर को अलग भेजा गया, उसके पहले जम्मू कश्मीर के लिए कम से कम 15-20 पेज का हमारे संविधान में मेंशन था, 15-20 पेज की बातें लिखी गई थी। जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान होगा, उस संविधान में वो कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, वहां की जमीन कोई नहीं लेगा, हर चीज लिखी हुई है। तो इतना लिखने के लिए तो पेज लगेंगे ना, तो आपका मोटा हो गया। हर राज्य के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इधर के लिए अलग से पेज, पेज बाय पेज लिखे हुए हैं। जितने जनजाति क्षेत्र हैं भारत में, वहां का अलग लिखा हुआ है। तो ऐसे करके इतनी सारी चीजें हो गई कि मोटा हो गया, उस पर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो मैं भी आपको बता रहा था, तो राष्ट्रपति ने 2019 में आदेश जारी करके, ये आदेश वही अध्यादेश है जिसकी पावर किसको मिली थी, वायसराय को।
वायसराय को पावर थी ना कि वो चाहे तो खुद से कानून बना सकता है। कब? जब संसद काम ना कर रही हो। तो अभी बीच में 2019 में यही हुआ, संसद को बोले भाई साहब काम मत करो, कुछ दिन छुट्टी में चले जाओ। संसद बोले ठीक है सर, छुट्टी में चले गए। जैसे छुट्टी में गए, राष्ट्रपति ने बोला अरे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत? दिक्कत ये आ गई कि जम्मू कश्मीर में दिक्कत है। तुरंत एक आदेश पास किया, आदेश पास करके साइन कर दिया, हो गया काम खत्म। दूसरे दिन संसद वापस आ गई, बोले अरे पास कर दे, कोई बात नहीं, चलो हम भी पास कर देते हैं। तो ऐसे करके इसको पास कर दिया, नहीं तो कभी पास नहीं हो पाता। जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बन ही नहीं पाता, ऐसे रह जाता। और करना जरूरी इसलिए था कि देखो, राजनीति बड़ी घटिया भी चीज है, बड़ी अच्छी भी चीज है। घटिया ज्यादा है। अब बांग्ला वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है पता है आपको? वेस्ट बंगाल की राजनीति ऐसी हो रही है कि जितने बांग्लादेश के लोग हैं, आतंकवादी समझ लो, अच्छे लोग समझ लो, बुरे लोग समझ लो, वो क्या कर रहे हैं? जाली आधार कार्ड बनवा रहे हैं, और आधार कार्ड बनवा बनवा के हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं। और अंदर कहाँ? वेस्ट बंगाल, आसाम और अगल बगल के राज्यों में, बिहार वगैरह। वो फिर ट्रक व्रक ड्राइवर बन गए, कोई कहीं रेप कर रहा है, कोई कहीं मर्डर कर रहा है, वही तो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और किसी को हथियार है, किसी बच्ची को पकड़ के शादी कर ली, उससे जबरदस्ती उसको घर में रखा, ये सब कर रहे हैं वो। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। फायदा किसका हो रहा है? पॉलिटिशियंस का। पूछो क्यों? जब वो बॉर्डर पार करवाया जाता है ना, तो उनको पहले बोल दिया जाता है कि मैं 1 लाख लोगों को अंदर कर लूंगा, 1 लाख वोट चाहिए मुझे। पॉलिटिशियन 1 लाख वोट आ गए उसके पास। तो वहां की पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है अभी, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स ऐसे चल रही है। करना क्या है? लोकल लोग देंगे नहीं, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, बाहर से लोग बुला लेंगे। अब पॉलिटिशियंस के लिए कोई चीज वो है क्या? जितने पॉलिटिशियन है 80 to 90%, आप उनकी हिस्ट्री पता कर लो। 5-6 रेप जरूर किया होगा उन्होंने, 2-4 लोग को मर्डर जरूर किया होगा, मर्डर नहीं तो थार लेके कहीं कुछ ना कुछ कांड किया होगा। 2 ही 4 ऐसे होंगे जो ढंग के मिलेंगे। तो उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी। आगे से गुंडे भरे हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बांग्लादेशी है पाकिस्तानी, भाई तू तो बस वोट दे दे, मेरे को अपना पावर चाहिए। उनको क्या फर्क पड़ता है ना? तो देश में ये बड़ी दिक्कत चल रही है। पूरी वेस्ट बंगाल ऐसे ही है। वेस्ट बंगाल में चले जाओ, सारे के सारे ऐसे हैं। बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, और असम में तो बड़ी हालत खराब है। असम में इसी चक्कर में 1971 में एक स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, विद्यार्थी आंदोलन हुआ था, बहुत खतरनाक। तो फिर ये करना जरूरी था। उस हिसाब से संसद बंद करो, अपना कैसे भी करके उसको अंदर लो। नहीं तो वहां पर, हाँ वहां पर क्या हो रहा था देखो, वहां पर जो, वहां की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है जम्मू कश्मीर के। उमर अब्दुल्ला, वहां पर उमर अब्दुल्ला थे। अब ऑब्वियस सी बात है, उनको भी वोट चाहिए। वहां के जितने मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको सीएम बना दिया। अब सीएम बना दिया, अब वहां पे आतंकवादी हमले होना है, तो सीएम को क्या फर्क पड़ता है? उसने बुला लिया अगर 2-4 को, ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया। या फिर सीएम को लगता है कि यार यहाँ पर ना हिंदू आबादी बढ़ रही है, कुछ मत करो, मुस्लिम और बुला लो। कहाँ से? बॉर्डर से। वो आबादी बढ़ा भी तो सकता है भाई। तो सरकार ने बोला है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम की बात हो रही, कल को हिंदू मान लो, हिंदू सीएम बन गया, हालांकि बन ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी कौन है? मुस्लिम है। तो इन केस मान लो वहां हिंदू सीएम भी होता ना, तो वो भी यही करता, वोट बैंक, वो हिंदुओं को पूरे देश से बुला के घुसेड़ देता जम्मू कश्मीर में, है ना? तो बोला गया कि ये मत करो, ना हिंदू ना मुस्लिम, यूटी बना दो इसको। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, कोई चुनाव नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई पीएम नहीं, राष्ट्रपति डायरेक्ट इसको शासन करेगा। उसी को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र उसको शासन कर रहा है, राष्ट्रपति उस पर शासन करेगा, राज्यपाल बेसिकली, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। इसलिए जम्मू कश्मीर में ये किया गया कि सीएम आएगा, वो भी पत्थर पिघवाएगा, वो भी ये करवाएगा। सच्चा ये है कि सीएमएम का झंझट ही मत पालो। वोट बैंक के लिए कोई कुछ भी करता है, वोट के लिए कोई कुछ भी करता है। तो ये काम इसलिए किया गया, है ना, 2019 में समाप्त कर दिया गया। और इसके लिए संशोधन पूछेगा तो है ना। उसके बाद क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का अलग अलग बना दिया। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। हालांकि अभी बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसका मतलब ये है कि ठीक है भाई, आपने संविधान बनाया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने हर देश में जाके बोल रहे हो यार तुम्हारा संविधान दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, वो सब वहां से लूट के ला रहे हो।
तो बड़ा तो होना ही है, आप खुद क्यों नहीं सोचा? लेकिन यार एक बात बताओ, आपको अगर पहली पहली बार कोई चीज बना रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप अगर नया घर भी बना रहे हो तो 10 लोगों से पूछो भाई तुम जब घर बनवा रहे थे तो कैसा, कहाँ से ईंट लिया था, कहाँ से पत्थर लिया था, मेजरमेंट कैसे लिया था, मजदूर कौन लगा था, बन कितना खनाऊं कि कौन सी सरिया लूं, ऑब्वियस सी बात है हम पूछते हैं। जब घर बनाने के लिए आप 10 लोगों से पूछ सकते हो, ये तो देश का संविधान है, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा। और हम नए नए आजाद हुए थे तो हमने क्या किया, 60 देशों की यात्रा की, अलग अलग 60 देशों की, हर देश का संविधान पढ़ा हमने। पढ़ने के बाद हमने वहां जो लगा कि यार हमारे देश के हिसाब से ये सुटेबल है, ऐसे नहीं कि वहां पर लिखा है नाइट क्लब चल रहा तो हमने यहाँ भी लागू, यहाँ पे नहीं सुटेबल है भाई, अभी नहीं, उस जमाने में तो नहीं था। तो अब जैसे चीन और रशिया में उस समय पर समाजवाद था, समाजवाद उसको बोलते हैं, समाजवाद का मतलब सरकारी ही चीजें हर चीज रखना है, प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं करना है। जैसे आज आप देख रहे हो प्राइवेट कंपनियां खुल रही, तो पहले ये था समाजवाद रहेगा। हमने वो लागू इसलिए नहीं किया कि वो हम करेंगे तो जो हमारे वो औद्योगिक लोग हैं, टाटा बिरला ये लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमने बोला ये सब छोड़ो, हमने केवल वो चीजें ली जो हमारे देश के हिसाब से चल सकती थी, है ना। तो ये देखिए, ये आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या लिया, मतलब जो 1935 का अधिनियम था उससे हमने क्या क्या ले लिया। ये आप देखोगे संघीय व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम लिया है ना कि एक केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकारें होंगी, वो व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, वो लिया है कहाँ से, 1935 के अधिनियम से। उसके बाद गवर्नर, राज्यपाल का पद, एक राज्यपाल होना चाहिए, वो कहाँ से हमने सोचा, जो 1935 है इसमें राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद लोक सेवा आयोग, आपको याद है लोक सेवा आयोग की बात मैंने की थी कि लोक सेवा आयोग की शुरुआत यहाँ से हुई थी 1935 के एक्ट से। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, जब देश में आपात लग जाता है तो उस पर कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, इनसे। उसके बाद जुडिशरी और पब्लिक सर्विस, जुडिशरी मतलब भारत की न्यायपालिका कैसे काम करेगी, है ना, तो वो सारी चीजें हमने 1935 के अधिनियम में जो चीजें लिखी थी एज इट इज हमने ले लिया। फिर उसके बाद ब्रिटिश संविधान पढ़ा हमने, ब्रिटेन में गए, वो आजाद छोड़ के चले गए, हम बोले फिर से आएंगे, हम तुम्हारे गुलाम होना है हमको, क्योंकि तुम्हारे नियम और चाहिए हमें। तो इंसान क्या लिया, संसदीय शासन। आज जो हमारे देश में संसद काम कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की तरह ही काम कर रही है, ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब संविधान की नजरों में हर एक व्यक्ति बराबर है, और भारत में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, ये चलेगा संविधान का शासन, इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। लेजिस्लेचर प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया, मतलब देश में जो संविधान संशोधन होगा या कोई कानून बनेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है कि पहले वो विधेयक यहाँ रखा जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद अगर वो पास होता है तो पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, जब उससे पास हो जाएगा तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है, वो सारी प्रोसेस हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ये देखो ब्रिटिश संविधान से लिया है। फिर उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ सकता है हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पता है आपका, एक बड़ा अच्छा मौलिक अधिकार है शादी करने का, विवाह करने का आपका मौलिक अधिकार है, और आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जिससे चाहो उससे विवाह करो। मतलब शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गया, अभी आप लोग क्या ट्रेंड चल रहा है, वरुण धवन, हीरो में कौन चल रहा है सबसे अच्छा, कोई नहीं चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अधिकार है तो आप जाके उसको मैसेज करो कि मेरा अधिकार है मुझसे शादी करो, पर हाँ विवाह करने का अधिकार आपका है, आप कर सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले मना करें तो आप बोलना कि आपके ऊपर केस कर दूंगी, इसलिए जल्दी करो। आपका एक और अधिकार है, सोने का अधिकार है आपको, पता है आर्टिकल 21 आपको सोने का अधिकार देता है कि आप सो सकते हो, अगर घर वाले सुबह जल्दी उठाएं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना है सर सोने का अधिकार है, गलती मत करो। चलिए, तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये मौलिक अधिकार हमने कहाँ से आइडिया आया, पहले हम नहीं रख रहे थे, हमने रखा कहाँ से, जब हम अमेरिका गए वहां का संविधान देखा तो हमने कहा ये बढ़िया काम है, लोगों को बता दो कि आपके अधिकार क्या क्या है, सोने का, खाने का, शादी करने का आपके अधिकार है, आप कर सकते हो। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कौन लोग थे, सारे अनपढ़ लोग थे उस जमाने में, 30 करोड़ जनता थी, क्या सारी पढ़ी लिखी थी, नहीं। तो बोला गया कि कम से कम लिख दो तो इनको कुछ तो समझ में आएगा, आप लिखोगे नहीं तो बेचारे डरे रहेंगे मेरा अधिकार है कि नहीं है, तो कम से कम लिख दो। उनको अच्छे लगे, अमेरिका वालों ने तो अच्छा किया, तो बोले ठीक है हम भी करेंगे। तो कहां से लिया, अमेरिका से। और क्या लिया अमेरिका से, जुडिशियल रिव्यू लिया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है, सपोज करो कि मान लो अभी कोई आया, नीचे आरएमजी वाले से मेरी लड़ाई भी है, तो मान लो वो आया मेरे पास और कुछ लड़ाई झगड़ा करके चला गया। अब क्या हुआ, मैंने गया जिला सत्र न्यायालय में, जाके केस कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला यार ये कहाँ नए लड़के आगे क्या है, चलो 2 साल की जेल हो जाए, मेरे को जेल दे दी उसने, ये तो गलत है। फिर मेरे जो विवेक सर हैं वो गए हाई कोर्ट में केस कर दिया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं।
फिर वहां बोले अरे ये कैसे यार, गलत कर दिया, सत्र न्यायालय को गलत किया, भाई आपको सुनना चाहिए, दोनों को बुला के पूछना चाहिए क्या हुआ था, फिर वहां से मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं गलत किया आपने। या फिर हो सकता है कि वो हाई कोर्ट बोले नहीं नहीं इसमें तो बहुत गलत, 2 साल गलत, आपको 10 साल सजा देनी चाहिए, तो वो चेंज भी कर सकता है। तो कुल मिला के जुडिशियल रिव्यू जो पहले आदेश हो चुका है उसे वापस से खोल के देखने का, उस पर फिर से चर्चा करने की जो पावर है वो कहाँ मिलती है हमें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने बोला ये सही है यार, एक बार गलती हो ही सकती, किसी से भी हो सकती है गलती, हो सकता है सत्र न्यायालय की सांठगांठ रही, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि उस जज ने बायस हो गया हो, अब लोकल जज तो हो ही सकते, जिला है ये, जिले में सब एक दूसरे को पहचानते हैं, हो सकता है 2-4 दिन उन्होंने डोसा खा लिया हो यहाँ का फ्री में, तो बोले कि नहीं, कहते हैं ना कि अपना कर्तव्य तो निभाएंगे, तो ऐसे। फिर एक चीज और, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का आप हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि बोले भाई कल से मत आना, प्रेसिडेंट है वो, उसके लिए एक रूल लागू करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और इज्जत से उसको हटाना है, ऐसा नहीं कि भाग यहाँ से कल मत आना, उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोसेस होगा, प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के लोग जज बैठेंगे, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। लास्ट में प्रिम्बल, प्रिम्बल क्या होती है, जैसे आप कोई भी बुक खरीदोगे तो उस बुक में सबसे पहले पेज में कुछ वो दिया रहता है क्वेश्चन कि आपको इस बुक में क्या क्या मिलेगा, आपको ये पढ़ने से कहाँ सेलेक्ट होगे, इस बुक को पढ़ने लिखने की मेरे प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं चाहता हूँ कि इस बुक को पढ़ के हर इंसान बहुत अच्छा बन जाए, वो सारी जो चीजें हैं ना वो हमने सोचा यार हमें भी रखना चाहिए, किसी पास टाइम नहीं है पूरा संविधान पढ़ने का, कौन पढ़े 1 घंटे, बोला एक काम करो पहले पेज में संविधान का निचोड़ लिख दो, इस संविधान में ये है ये है ये है ये है, तो लोग समझ जाए अच्छा ये संविधान इस तरह का है, तो उसको बोलते हैं प्रिम्बल या प्रस्तावना। प्रस्तावना का आइडिया भी हमने कहां से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, बोर हो रहे हैं आप, बंद करें, बंद कर दें, पक्का, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड सुना है आपने, कहा है, कहा है, ग्लोब में देखिएगा, आज बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है हमने। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जो पद्धति निभाई जाती है आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है, उस पद्धति को हमने कहां से लिया, आयरिश संविधान से लिया, आयरलैंड में। और जो इसके पहले क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो संविधान 2 प्रकार की व्यवस्था करता है, एक बोल रहा है कि महिला और मतलब एक तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दे दिए आपको कि आपको अधिकार है कि आप कहीं भी नौकरी कर सकते हो, कहीं भी आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उस हिसाब से, मतलब समानता का अधिकार दे दिया आपको। लेकिन ये अधिकार ये कहाँ तय करता है, अब समानता का अधिकार आप ये देखो, सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, अब उस प्राइवेट कंपनी में एक पोस्ट निकली है जिसपे लड़के लड़के कोई भी आ सकते हैं, इंटरव्यू होता है, दोनों की सेम एलिजिबिलिटी है, दोनों ने सेम क्रैक किया है, लड़की के भी 100 नंबर आए, इसके भी 100 नंबर आए हैं। अब अब आप मुझे ये बताओ, या फिर ऐसा हो गया लड़की के 100 आए हैं, लड़के के मान लो 80 आए हैं, लेकिन मुझे सेलेक्ट करना है, लेकिन मैंने लड़के को सेलेक्ट कर लिया, क्यों, अरे यार लड़की है, महीने में 1-2 दिन छुट्टी मार देगी, फिर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, नाइट शिफ्ट के बोलेंगे तो मना करेंगे, ये सब होता है ना। तो राज्य को ये बोला गया, राज्य का मतलब यहाँ वही राज्य जो आप सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट, इनको बोला गया कि देखो हम आपको जरूर नहीं करेंगे आप ये करो, लेकिन आप करो तो आपके लिए अच्छा है। बोल दिया गया है कि आप समान नागरिक संहिता लागू करो, चाहो तो करो, नहीं करो हम कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बोलूँ आपने क्यों लागू नहीं किया, वो बोलेगी नहीं किया भाई हमारी मर्जी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, लेकिन अगर वो कर देगी तो हम खुश जरूर हो जाएंगे ना। तो जब हम खुश होंगे तो क्या होगा, वोट किसको देंगे, जो बैठा हुआ है। मतलब संविधान बनाने वालों को कभी सोचना, माइंड कितना विकसित रहा होगा, हमारे तो अधिकार लिख दिए, हम तो अपने अधिकार लेंगे, लेकिन राज्यों को बोला देखो भाई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें वोट मिलेंगे, तुम सत्ता में आओगे, नहीं करोगे तो फिर देख लेना। तो अब क्या हुआ, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। इसमें पता है क्या लिखा है, महिलाओं एवं पुरुषों को समान हक देना, ये काम किसका है, राज्यों का। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बोलेगी यार महिलाओं को कुछ अच्छा करना पड़ेगा अगर मुझे ये निभाना है, और जैसे मैं ये निभाऊंगा तो सारी महिलाएं खुश, और खुश होकर मुझे वोट देंगी। तो सरकार भले ये चीज मैंडेटरी नहीं करना ही पड़ेगा, वो चाहे तो ना करे, लेकिन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वोट चाहिए, तो मतलब फंसा के रखा है ना। तो ये बड़ा अच्छा किया है, संविधान के नीति निर्देशक, आप देखो ये नीति लिखा हुआ है, नीति मतलब क्या होता है, देखो एक होती है चाल और एक होती है नीति। नीति का मतलब होता है आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, नैतिक की बात हो रही है। सपोज मैं रोड में चल रहा हूँ, सामने कोई गिरा हुआ है,
मेरी ये जिम्मेदारी मैं उसको उठाऊं, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी कहेगी कि यार बेचारा गिरा है तो उठा दो, लेकिन नहीं उठाऊंगा तो मुझे कोई जेल नहीं देख सकता, लेकिन उठा दूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा प्लस उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए इसने नीति बोला है कि आप चाहो तो ये करो तो आप और अच्छे बन जाओगे, नहीं करोगे तो जैसे हो तो रहोगे। तो ये डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, लिया है आयरलैंड से। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने बात की थी आपसे, बस 2 मिनट में बात कर समाप्त करेंगे, कि गांधी जी, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी का जो मन था कि यार ऐसा देश बने वैसा देश बने, तो वैसा कुछ नहीं किया हमने, संविधान बिल्कुल अलग बना दिया है। गांधी जी के मन में जो जो चल रहा था, गाय को बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, हमने कुछ नहीं लिखा संविधान में। कई लोग बोलते हैं यार बताओ, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया देश को आजाद कराने में, और हमने गांधी जी के बारे में, उनके मन में जो था कि मैं देश को, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। सरकार ने बोला ऐसा नहीं है। हम जब देश आजाद हो रहा था ना, तब ये किसी को नहीं बोल सकते भाई गाय मत मारना, तब ये किसी को नहीं बोल सकते हो कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमने राज्य को बोल दिया है चुपके से कि भाई साहब गौ सेवा। आज देखो देश में कहीं भी होता है गौ सेवा चल रहा है ना, वो वही है, वो सब डीपीएसपी में डाल दिया है। तो अभी आगे पढ़ोगे बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि सर ये तो अच्छा डाल दिया इस पे। समान नागरिक संहिता पता है आपको क्या होता है? नहीं पता? देखो, आपने देखा होगा, सपोज जैसे कि हिंदू एक ही शादी कर सकता है, मुस्लिम कितनी भी कर सकते हैं। हिंदू को अगर डिवोर्स लेना है तो बड़ी मुश्किल होती है डिवोर्स देने में, लेकिन मुस्लिमों को क्या है, 3 बार डिवोर्स बोला हो गया, लेकिन अभी हटा दिया होगा हालांकि उन्होंने। तो समान नागरिक संहिता मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सबके ऊपर सेम नियम लागू होंगे। ऐसा नहीं कि आपके नियम अलग हैं, आपको शादी विवाह करना है, सेम जगह पंजीकरण होगा, हर चीज सेम होगी। तो उससे क्या होता है कि हम समान प्रतीत होते हैं। उत्तराखंड ने कर दिया, उत्तराखंड में ये चीज लागू हो गई है। एमपी भी सोच रहा है करने के लिए, कल को और कोई राज्य करेगा, तो ये राज्य के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो कर देगा तो अच्छा है। ऐसे होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसको रोकते हैं, और अभी आप मुझसे बाहर मिलो तो मैं आपको कुछ किताबें बताऊंगा और ये भी बता दूंगा कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, चलो।